Hello students, welcome back to my channel Aditya Physics Classes. Student, today in this lecture we will discuss next experiment number 3. Okay. In the last video, previous lecture we have already discussed experiment number 2. So now today is experiment number 3. The aim of this experiment is to verify the laws of combination resistance in series and parallel using a meter bridge. Okay. What is aim? Aim is to verify the laws of combination of resistance in series and parallel और यूजिंग अ मीटर ब्रिज. किसके यूज से एक्सपेरिमेंट को करना है, कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करना है मीटर ब्रिज की हेल्प से. और मीटर ब्रिज को आप लोग प्रीवियस वीडियो में एक्सपेरिमेंट 2 में समझ चुके थे कि मीटर ब्रिज जो कैसे वर्क करता है. ठीक है, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है. ठीक है. Apparatus. What is required apparatus? Apparatus is a 1 meter bridge, 2 resistance wire, a resistance box, jockey, 1-way key, a galvanometer, a battery eliminator, connecting wire, etc. ठीक है. वैसे तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में ये देख चुके हैं कि ये जो apparatus हैं, ये apparatus कैसे होते हैं. ठीक है, और कैसे ये वर्क करते हैं. लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको ये apparatus से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि ये apparatus कैसे है. ठीक है, तो ध्यान से देखिए. The apparatus used in this experiment are a meter bridge, battery eliminator, a galvanometer, a resistance box, a jockey, 2 resistance wires, connecting wires and a 1-way key. तो अभी आपने देखा कि जो हमारे इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए apparatus हैं, वो apparatus हमारे कौन कौन से हैं और वो कैसे हैं. ठीक है. और नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी वो होगी फॉर्मूला, यानी इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. तो स्टूडेंट, नंबर 1 तो ये कि अब आप लोग मीटर ब्रिज की हेल्प से कॉम्बिनेशन को वेरीफाई कर रहे हैं. तो मीटर ब्रिज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये मीटर ब्रिज होता था. ठीक है ना, लास्ट एक्सपेरिमेंट में आप लोग उसको सीख चुके हैं. तो हमने क्या किया कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर 2 हमारे पास रेजिस्टेंस वायर है और पहले वायर का रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे वायर का रेजिस्टेंस R2 है, तो इस कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का वो होगा R1 प्लस R2. और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो होगा वो होगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, इसमें मुझे कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है. ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. अच्छा, अब प्रोसीजर को एक बार समझ लीजिए कि हम लोग को काम करना कैसे है. हमारे पास 2 वायर है. सपोज ये मेरे पास पहला वायर है, रेजिस्टेंस वायर, दिस इज, एंड ये मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस वायर है. ये मेरे पास 2 रेजिस्टेंस वायर है जिसका एक का रेजिस्टेंस R1 और दूसरे का R2 है. ठीक है ना. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि अगर हमको सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना है तो R1 और R2 को मुझे कैसे जोड़ना पड़ता है, कैसे, ये दिस इज. तो ये कॉम्बिनेशन मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है ना. जो पहला वायर है उसके इस एंड से ये दूसरे वायर को हम लोग इस तरह से जोड़ देंगे. ठीक है ना. तो अगर हम एंड टू एंड वायर्स को जोड़ेंगे तो ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है. और अगर मैं ये मेरे पास पहला वायर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, अगर मैं करस्पॉन्डिंग एंड्स को जोड़ूंगा तो वो मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है, लाइक दिस. तो ये करस्पॉन्डिंग एंड्स को हमने जोड़ दिया. ठीक है. तो ये जब हम करस्पॉन्डिंग एंड्स को जोड़ेंगे तो ये कॉम्बिनेशन मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं. ठीक है. तो ये मेरे पास 2 वायर है, R1 और R2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, ये मीटर ब्रिज के यहाँ जहां हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं उस गैप में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं R1 रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा दूंगा, इस गैप में अननोन रेजिस्टेंस वाले में. ठीक है. और उसके बाद मैं कम से कम 3 रीडिंग लूंगा बैलेंसिंग कंडीशन के लिए, और उन 3 रीडिंग्स के लिए मैं R1 की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करूंगा. और ये आपको पता है कि इस अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में सीखा था. ठीक है ना. तो आप 3 रीडिंग लेंगे, मींस बैलेंसिंग लेंथ को चेक करेंगे यहाँ पे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा उस कंडीशन में L कितनी है, फिर 100 माइनस L, और फिर ये R1 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे. तो आपके पास वो फॉर्मूला था बेटा अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए
अननोन रेजिस्टेंस दिस इज इक्वल टू नोन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स से जो हम लोग रेजिस्टेंस ले रहे हैं, नोन रेजिस्टेंस 100 माइनस L अपॉन L। ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला था, ठीक है। तो हम बार बार ये नोन रेजिस्टेंस को बदल के 3 रीडिंग लेंगे, मतलब पहले एक बार यहाँ पे हम लोग कोई रेजिस्टेंस बॉक्स से वर्किंग में लेंगे, उस पे हम लोग ये अननोन रेजिस्टेंस को निकालेंगे, फिर हम लोग आर की वैल्यू को चेंज करेंगे, ये वाली वैल्यू नोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को, फिर देखेंगे कि बैलेंसिंग लेंथ कितना कहाँ आपको मिल रही है, फिर उस कंडीशन में अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे, कम से कम 3 वैल्यूज आप लोग निकालेंगे। तो इस केस में अननोन रेजिस्टेंस की 3 वैल्यू आ जाएंगी, मींस R1 की 3 वैल्यू आ जाएंगी। ये मैंने बोल दिया R1 की 3 वैल्यू, और ये हो गई सपोज R1 की 3 वैल्यू R1, R2 और R3, ठीक है। तो इस R1 का मीन कितना होगा, मीन ऑफ R1, तो मीन होगा जो इसकी 3 वैल्यूज R1 की आपने निकाली हैं, R1, R2, R3 3 रीडिंग्स में अपॉन 3 करके मीन कैलकुलेट कर लीजिए। तो ऐसे करके R1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग R1 का मीन निकाल चुके होंगे, फिर सिमिलरली आप R2 निकालेंगे, यहाँ पे दूसरा वायर लगाएंगे, उस वायर को निकाल देंगे और उसकी जगह ये वाला वायर R2 जिसका रेजिस्टेंस R2 उसको यहाँ सेट करेंगे, और सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। उसके लिए भी हम लोग फिर से इस R2 वायर के लिए इसका मीन कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मीन है R1 डैश, R2 डैश और R3 डैश, ये 3 वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी R2 के लिए, ठीक है ना, अपॉन 3। तो ऐसे करके हम R2 का मीन कैलकुलेट कर लेंगे। R2 कैसे कैलकुलेट करना है, अब की बार इसमें R2 लगाया और इस R2 के लिए, इस अननोन रेजिस्टेंस के लिए फिर से हमने प्रोसीजर को रिपीट किया और R2 की 3 वैल्यू हमने निकाली, वो वैल्यू है R1 डैश, R2 डैश और R3 डैश। तो फिर इस R2 का मीन रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो इस तरीके से हम लोग इसका मीन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास R1 भी आ चुका है और R2 का मीन भी आ चुका है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये वैल्यू जो हमारी R1 और R2 की हैं, इन वैल्यूज को हम लोग थ्योरेटिकली ये वैल्यू कितनी है इस फॉर्मूले में पुट करा देंगे। तो RS निकल के आ जाएगा R1 प्लस R2, तो R1 यहां से कैलकुलेट होके आएगा यहां से, और R2 यहां से कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है। ये तो हम R1 और R2 की ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट करा देंगे, तो ये RS निकल के आ जाएगा और RP निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यूज आएंगी इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारी थ्योरेटिकली वैल्यूज है, मतलब ये फॉर्मूले से हमने RS और RP को कैलकुलेट कर लिया। अब प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा कि अब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का वेरीफाई करना चाहते हैं, तो ये दोनों वायर्स को हम लोग इस तरह से जोड़ेंगे, R1 और R2 को, ये देख रहे हैं आप, R1 और R2 इनके एंड टू एंड हमने जोड़ दिए और इसको उठा के इस गैप में लगा दिया, इन दोनों को उठा के इस गैप में लगा दिया, और उसके बाद फिर से हमने 3 रीडिंग्स को कैलकुलेट किया, प्रोसीजर सेम फिर से रिपीट किया और 3 रीडिंग्स को हमने कैलकुलेट किया, 3 रीडिंग्स हमने फिर से निकाली। तो उन 3 रीडिंग्स के लिए हमारे पास फिर से ये टोटल रेजिस्टेंस R1 और R2 को हमने जोड़ा, सपोज ये टोटल है R12 मान लीजिए, ठीक है। इस R12 के लिए हमने फिर से कैलकुलेट किया R12, R22 और R23, ठीक है, अपॉन 3। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या कर रहा हूं बेटा, अब की बार मैंने ये दोनों वायर्स को सीरीज में जोड़ के तब यहां पे लगाया, पहले इंडिविजुअली मैंने R1 और R2 को लगा के उनकी वैल्यूज निकाली, अब की बार मैं दोनों को पहले ही सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ के और यहां लगा रहा हूं, तब उस केस में मैं अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके उसकी 3 वैल्यू निकाल रहा हूं, यहां जो अननोन रेजिस्टेंस हमने लगा दी और उसकी ये 3 वैल्यूज ये है, उस कंडीशन में हमारा R12 ये कैलकुलेट होके कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये फिर दूसरी बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और इस बार मैं इस तरह से वायर्स को लगा रहा हूं, मींस पैरेलल में दोनों वायर्स को, R1 और R2 इन दोनों वायर्स को।
तो इस बार मैंने यहाँ पे दोनों को पैरेलल में लगाया, R1 और R2 के इस फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे इस बार इस गैप में हमने लगा दिया, ठीक है। सपोज ये इस तरह से, इस तरह, ठीक है, इस गैप में इस बार R1 और ये R2। अब फिर से इस कंडीशन के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे 3 रीडिंग्स लेंगे। तो इस बार ये कॉम्बिनेशन कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे पहले कॉम्बिनेशन कैसा लगाया था, सीरीज कॉम्बिनेशन, इस तरह से वायर्स को लगाया हुआ था। इस बार इस तरह से वायर्स को लगा दिया। तो इसके लिए हमने फिर से 3 वैल्यूज को निकाला। तो ये 3 वैल्यूज सपोज ये है आपकी, वी कैन राइट हियर। तो यहाँ आपने ये वैल्यूज को लिखा, R12 आप पहले ही दे चुके हैं, तो इसको कह दीजिए R12 डैश। इस केस में हमने R12 डैश पहला निकाला, R22 डैश दूसरी वैल्यू निकाली इस R12 के लिए, प्लस R33 डैश तीसरी वैल्यू निकाली इस R12 के लिए और अपॉन कर दिया 3। तो इस R12 का ये मीन निकल के आ गया, यानी इस R12 की ये मीन वैल्यू निकल के आ गई और ये इसकी यहाँ पे इस R12 की ये मीन वैल्यू थी। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो आपने निकाला है, जरा यहाँ फोकस कराइए, ये जो आपने निकाला है R12, ये आपने निकाला था सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पे आपने दोनों वायर्स को कैसे जोड़ा था, इस फॉर्म में जोड़ा था, ऐसे जोड़ा, तब ये R12, R22 और R3 3 वैल्यूज निकल के आई। तो उस समय आपने इस सीरीज का मीन निकाल दिया, ठीक है। और ये जो आपने निकाला है, ये आपने निकाला है एक तरह से RP। इस बार आपने वायर को इस फॉर्म में जोड़ा, मींस पैरेलल में। तब आपने R12 डैश, R22 डैश, R33 डैश ये निकाला, इसका मीन निकाल दिया, तो ये निकल के आया पैरेलल का मीन, ठीक है। तो ये आपने निकाला प्रैक्टिकली RS और RP की वैल्यू। और यहां जो आप RS और RP निकाल चुके हैं R12 और R1 और R2 की हेल्प से, ये आपने निकाली हैं थ्योरेटिकली वैल्यूज। ये RP और RS की थ्योरेटिकली वैल्यूज है ये वाली, और ये जो आप यहां से निकाल रहे हैं RS और RP, दिस वैल्यूज आर प्रैक्टिकली वैल्यूज, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, क्या ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है। यहां से जो आपने RS निकाला है सीरीज कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकली, क्या वो थ्योरेटिकली के बराबर आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो ठीक है। वैसे मोस्टली होता क्या है कि लगभग बराबर ही आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल एरर बोल के छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत अंतर है पॉइंट्स में, लेकिन ज्यादा अंतर है, ज्यादा डिफरेंस है, तो फिर आप लोगों का कहीं गड़बड़ हुआ है तो आप लोगों को दोबारा रिपीट करना है, ठीक है। लेकिन अगर छोटा सा अंतर है, सपोज 0, ये वैल्यू आई 1.78 प्रैक्टिकली वैल्यू, और ये वैल्यू आई 1.67, ठीक है। तो ये RS की ये वाली वैल्यू है थ्योरेटिकली, और ये इसकी मीन वैल्यू है, ठीक है ना। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.67 है और यहाँ 0.78 है, तो ये माइनर डिफरेंस होता है। और इस डिफरेंस को हम लोग बोल देते हैं दिस इज एक्सपेरिमेंटल एरर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग RS और सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करते हैं। क्लियर। एक बार आप लोग देख लीजिए कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है। तो सर्किट डायग्राम अगली हेडिंग आपकी रहेगी। फॉर्मूला बेसिकली जो आपको लिखना है अब, तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। मैं ये सब चीजों को रफ कर दे रहा हूं। आपको जो फॉर्मूला लिखना है, नंबर 1 RS और RP, दिस, ठीक है। और ये हो गया थ्योरेटिकली फॉर्मूला, लिख दीजिएगा इसके नीचे RS एंड RP। और ये जो हमने लिखा है, आपको जो फॉर्मूला हेडिंग डालने के बाद में जो लिखना है, आप केवल इतना लिखेंगे। ये सब तो मैंने समझने के लिए बताया था अभी। ये होगा आपका पहला फॉर्मूला, दिस RS इक्वल टू R1 प्लस R2 और RP इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका होगा पहला फॉर्मूला, ठीक है। और ये फॉर्मूला है थ्योरेटिकल, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज ए थ्योरेटिकल फॉर्मूला। हम लोग थ्योरी पे ये फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है, ओके।
दूसरा फॉर्मूला होगा नंबर 2 इज ये RS का मीन R1 प्लस R2 प्लस R3 तीन वैल्यूज हमने इसके लिए निकाली यहां से प्रैक्टिकल से अपॉन 3, और ये RP पैरेलल कॉम्बिनेशन का मीन R1 डैश प्लस R2 डैश प्लस R3 डैश का डैश अपॉन 3। दिस फॉर्मूला इज एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला। ये हम लोग कहां से निकालना है RS और RP की वैल्यू, एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद में तब हम लोग ये वैल्यूज को निकालना है, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला ये हमने लिखा है अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ये आप लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इसको पढ़ चुके थे कि मीटर ब्रिज में ये अननोन रेजिस्टेंस यहाँ जो लगा होता है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये है अननोन रेजिस्टेंस के लिए R इज नोन रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस बॉक्स से आप लेंगे 100 माइनस L इज बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। दिस ये तो ये आप लोगों का कॉम्बिनेशन। अब एक बार सर्किट डायग्राम, इसके बाद अगली हेडिंग होगी सर्किट डायग्राम। क्लियर, यहाँ पे ये सब रफ कर देता हूं मैं। नेक्स्ट हेडिंग इज सर्किट डायग्राम। आपका अगली हेडिंग रहेगी सर्किट डायग्राम की, ठीक है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम है। कैसे हम लोग को कनेक्शन करना है, बिल्कुल ऐसे कनेक्शन करके चलना है, ठीक है। एक बार आप सर्किट डायग्राम को देख लीजिए विजुअली कि किस तरह से आपको कनेक्शन करना है। लैब में जब आप होंगे एपरेटर्स को किस तरह से लगाना है, ठीक है। Eliminator is connected to the left end of the meter bridge and the negative terminal of the battery eliminator is connected to the right end of the meter bridge through the plug key. The resistance box is connected to the left gap of the meter bridge and the resistance wire R1 is connected to the right gap of the meter bridge. The positive terminal of the galvanometer is connected to the center strip of the meter bridge and the negative terminal of the galvanometer is connected to the jockey. ऑब्जर्वेशन टेबल जो आपको बनानी है वो इस फॉर्म में आपको बनानी है। पहला हमारा जो इसमें कॉलम रहेगा वो रहेगा रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। रेजिस्टेंस, फिर सीरियल नंबर, रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, बैलेंसिंग लेंथ AB L सेंटीमीटर है, लेंथ BC जो बची हुई है वो 100 माइनस L हो गई। अननोन रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला R यानी नोन रेजिस्टेंस ये वाला रेजिस्टेंस बॉक्स वाला, ठीक है। 100 माइनस L अपॉन L ये आप पीछे निकाल चुके हैं। 100 माइनस L ये रहेगी और L ये रहेगी, तो ये अननोन रेजिस्टेंस को आप यहाँ निकाल देंगे। और मीन आएगा ये जो आप यहाँ से तीन वैल्यूज निकालेंगे, यानी पहली, दूसरी और ये तीसरी, ये तीन वैल्यूज आपको तीन रीडिंग लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अननोन रेजिस्टेंस की तीन वैल्यू आप निकालेंगे तीन रीडिंग्स के लिए, ठीक है। तो वो आएगा आपका R1 का मीन, R1 का मीन, ठीक है बेटा। ये R1 का मीन आ गया, यहाँ से आपने कोई रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है। ऐसे ही अब आप लोग R2 के लिए निकालेंगे। फिर आप R1 वायर को हटा देंगे मीटर ब्रिज में से और उसकी जगह R2 वायर लगा देंगे, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस R2 है। सिमिलरली जिस रेजिस्टेंस पे आपने उसके लिए रीडिंग्स निकाली हैं वही आप यहाँ पे रिपीट करेंगे, ठीक है ना। फिर से आप रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालने के बाद में यहाँ पे आप ये बैलेंसिंग लेंथ लेंगे जो भी फाइंड हो गया आएगी, और ऐसे करके आपका निकल के आएगा R2 का मीन, ठीक है बेटा। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस गैप में R1 और R2, ये हमने R1 और R2 के मीन ले लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उस गैप में R1 और R2 को सीरीज में जोड़ेंगे और उसके बाद फिर से हम तीन रीडिंग लेंगे। ये ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस आपने यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में लिए थे रेजिस्टेंस बॉक्स से, उन्हीं रेजिस्टेंस पे आप लोग इसको निकालेंगे, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ पे आप फिर से ये तीन वैल्यू लेंगे और यहाँ आपका R सीरीज का मीन निकल के आ जाएगा। दिस इज मीन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। और फिर से रिपीट, दिस इज मीन ऑफ
पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये टेबल आपकी रहेगी। एक बार आप देख लीजिए कैसे ऑब्जर्वेशन टेबल को आपको बनाना है। ठीक है, Resistance wire R1 is connected in the right gap of the meter bridge. For a resistance of 7 ohm in the resistance box, the galvanometer shows null deflection when the jockey was at 59.3 centimeters. This length of the wire is the balancing length AD L centimeters. Therefore, length DC is equal to 100 minus L centimeter, which is 100 minus 59.3 centimeters. Therefore, length DC is equal to 40.7 centimeters. Unknown resistance R is equal to 7 into 40.7 by 59.3, that is 4.804 ohms. Similarly, the other observations when R1 is connected are as follows. Mean resistance R1 is equal to 4.818 ohms. The observations when R2 is connected in the right gap of the meter bridge are the mean resistance R2 is equal to 5.59 ohms. In the same way, the observations when both the wires R1 and R2 are connected in series are as follows. Mean resistance RS is equal to 9.95 ohms. When R1 and R2 are connected in parallel, the observations are as follows. Mean resistance RP is equal to 2.65. अभी आपने देखा कि कैसे हमको ऑब्जर्वेशन टेबल को बनाना है और कैसे हम लोग उस टेबल में रेजिस्टेंस को फिल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको लिखा दिया है कैलकुलेशन के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन आप लोगों को कैसे करनी है। Resistance of wire R1 is equal to 4.818 ohms. Resistance of wire R2 is equal to 5.59 ohms. Theoretical value of effective resistance of R1 and R2 in series. RS is equal to R1 plus R2. RS is equal to 4.818 plus 5.59, which is 10.408 ohms. The experimental value of series resistance RS, R1 and R2 in series. RS is equal to 9.95 ohms. The difference of theoretical and experimental value in series. 10.408 minus 9.95, that is 0.458 ohms, is well within the experimental error. Thus, the law of series combination of resistances is verified. Theoretical value of effective resistance of R1 and R2 in parallel. Rp is equal to R1 R2 by R1 plus R2, which is 4.818 into 5.59 divided by 4.818 plus 5.59, that is 2.58 ohms. The experimental value of parallel resistance Rs, R1 and R2 in parallel is equal to 2.65 ohms. The difference of theoretical and experimental value in parallel is equal to minus 0.07 ohms, is well within the experimental error. Thus, the law of parallel combination of resistances is verified. The connections should be neat, clean and tight. The connecting wire used
should be thick copper wires and the insulation near their ends should be removed and rubbed with sandpaper. Appropriate range of the voltmeter and ammeter should be taken. If there is any zero error in the voltmeter or the ammeter, it should be corrected with the help of a screwdriver. The key should be inserted only while taking the observations to avoid the heating of resistance. Otherwise, its resistance will increase. The unknown resistance chosen should have high values in comparison with the internal resistances of the cells used. स्टूडेंट नेक्स्ट हेडिंग इज रिजल्ट. तो रिजल्ट हमारा हो गया, नोट कर लीजिए, विद इन लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर. जो भी एक्सपेरिमेंटल एरर आया उसको छोड़ने के बाद में एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ RS में सीरीज कॉम्बिनेशन की सेम, हेंस द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज इज वेरीफाइड. सेम ईयर पैरेलल के लिए, ठीक है. तो इसको आप नोट कर लीजिए. इसके बाद जो आखिरी हेडिंग हमारी रहेगी वो रहेगी प्रिकॉशंस, ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिकॉशंस. ये अगली हेडिंग हमारी है प्रिकॉशंस, ठीक है. प्रिकॉशंस क्या क्या हैं उसको आप लोग नोट करिए. The connections should be neat, clean and tight. The connecting wire used should be thick copper wires and the insulation near their ends should be removed and rubbed with sandpaper. Appropriate range of the voltmeter and ammeter should be taken. If there is any zero error in the voltmeter or the ammeter, it should be corrected with the help of a screwdriver. The key should be inserted only while taking the observations to avoid the heating of resistance. Otherwise, its resistance will increase. The unknown resistance chosen should have high values in comparison with the internal resistances of the cells used. प्रिकॉशंस आप लोगों ने नोट कर ली. सो टुडे वी विल क्लोज हियर. आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हुआ होगा. एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जब हम लोग मिलेंगे, ऑफलाइन मिलेंगे और लैब में इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. लगभग आपको काफी बातें समझ में आ चुकी है. तो वहां पे आप लोग एपरेटस लेंगे, कनेक्शन करेंगे और वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है. सो टुडे वी विल क्लोज हियर. थैंक यू.